25 सितंबर 2025 को सुबह 4:10 बजे यूक्रेन की रक्षा खुफिया एजेंसी ने क्रीमिया की ओर स्ट्राइक ड्रोन भेजे। उनका निशाना दुश्मन की टैंक या पैदल सेना नहीं बल्कि खुद का एयरफील्ड था। 10 साल पहले काशा एयरबेस क्रीमिया के पश्चिमी तट पर यूक्रेन का हिस्सा था। 2014 में रूस के अचानक कब्जे के बाद इसे रूसी वायुसेना की मजबूत चौकी बना दिया गया। सुबह 4:20 बजे लॉन्च के 10 मिनट बाद ही ड्रोन की पहली लहर लक्ष्य पर थी। इन ड्रोन का मकसद भारी तबाही नहीं बल्कि ज्यादा सटीक मिशन था। एयरबेस के चारों ओर पहली रक्षा पंक्ति बनाने वाले उन्नत M10, M1 मिस, M1 तटीय रडार और सतह निगरानी नेटवर्क को निष्क्रिय करना इनका उद्देश्य था। ये उन्नत रडार सिस्टम बिल्कुल वैसे ही काम कर रहे थे जैसे इन्हें डिजाइन किया गया था। मीलों दूर से उन्होंने यूक्रेनी ड्रोन का पता लगाकर तुरंत क्षेत्रीय कमांड सेंटरों को चेतावनी दी, जिससे पेंसीर और टोर के लिए सक्रिय शुरू हुआ। एयरबेस के चारों ओर मिसाइल बैटरियां तैनात थीं, फिर भी चेतावनी के बावजूद कोई मिसाइल नहीं दागी गई। रूसी रडार ऑपरेटर केवल देख सकते थे क्योंकि उनकी स्क्रीन पर लक्ष्य की बजाय अलर्ट चमक रहे थे। कई मिसाइल बैटरियां खाली पड़ी थीं क्योंकि उसी रात पहले यूक्रेनी भटकाव हमलों के दौरान उनका गोला बारूद खत्म हो चुका था। अन्य खुद को लगातार इलेक्ट्रॉनिक युद्ध के कारण पंगु पाए उनके टारगेटिंग रडार जामिंग सिग्नलों की लहरों में डूब गए। सिर्फ 30 सेकंड बाद ड्रोन अपने लक्ष्यों तक पहुंच गए। मल्टी मिलियन डॉलर के रडार इंस्टॉलेशन, जिनकी कीमत लगभग 20 मिलियन डॉलर थी, कुछ ही सेकंड में ढह गए। और ये सब हुआ सिर्फ $1000 के यूक्रेनी सुसाइड ड्रोन के अपेक्षाकृत मामूली पेलोड के कारण। रडार बंद होते ही क्रीमिया के पश्चिमी सेक्टर का एयर डिफेंस ग्रिड अंधा हो गया। एक असुरक्षित गलियारा खुल गया जिसके जरिए दूसरी लहर, जो धीमी लेकिन कहीं ज्यादा घातक थी, चुपचाप अपने लक्ष्यों की ओर बिना पता चले निकल गई। कुछ मिनट बाद दूसरी ड्रोन लहर पहुंची, पर काश्या एयरबेस शांत और लगभग खाली था। रूस के कम सैन्य संसाधन और सीमित निर्माण क्षमता ने उसे तैनाती घटाने पर मजबूर कर दिया, जिससे अहम ठिकाने असुरक्षित हो गए। लेकिन काश्या की खालीपन सिर्फ संसाधनों की कमी के कारण नहीं था। कुछ दिन पहले ही यूक्रेन ने इसी हवाई अड्डे पर 3 विनाशकारी हमले किए थे। आज रात भी कुछ अलग नहीं था। एक यूक्रेनी टोही ड्रोन ने पहले कुछ महत्वपूर्ण डेटा देखा था। 2 सोवियत युग के AN-26 परिवहन विमान रनवे पर खुले और असुरक्षित पड़े थे। वे एयरबेस की कुछ बची हुई कीमती संपत्तियां थीं, क्योंकि रूस नए विमान नहीं भेज सकता था। लेकिन कुछ ही मिनटों में दोनों धुएं में बदलकर मलबे के ढेर बन गए। यह हमला रूस के लिए एक जबरदस्त अपमान था, खासकर क्योंकि मॉस्को ने लंबे समय से काशा को एक अभेद्य किला बताया था। अब यह असली मूल्य से पूरी तरह खाली था। 2014 में रूस द्वारा क्रीमिया के विलय से पहले यूक्रेन ने इस बेस का मुख्य रूप से अपने विमानन रेजिमेंटों के लिए प्रशिक्षण केंद्र के रूप में इस्तेमाल किया था। लेकिन रूस के नियंत्रण में लेने के बाद उसने काशा को भारी हथियारों से लैस एक मजबूत किले में बदल दिया और वहां अपनी विशिष्ट 318वीं मिश्रित विमानन रेजिमेंट को तैनात कर दिया। यह उसके काला सागर के पश्चिमी प्रवेश बिंदुओं के पास रणनीतिक स्थान के कारण संभव हुआ। रूसी विमान और हेलीकॉप्टर यूक्रेनी ड्रोन नौकाओं का शिकार करने या गहराई बम गिराने के लिए तुरंत तैनात हो सकते थे, जिससे मॉस्को को क्षेत्रीय अभियानों में बढ़त मिलती थी। इस बेस में एक रणनीतिक रनवे है। दोनों ओर खुले टरमैक और मजबूत हैंगर हैं जो बड़े हमलों को झेल सकते हैं। रूस की व्यस्त सेना के लिए काशा सिर्फ अग्रिम एयरफील्ड नहीं, उससे कहीं अधिक था। यह एक महत्वपूर्ण रसद धमनी थी। सैनिक, स्पेयर पार्ट्स, गोला बारूद और जरूरी आपूर्ति लगातार यहां से होकर दक्षिणी यूक्रेन की रूसी सेना को समर्थन देती थी। इस कठिन अभियान गति को बनाए रखने के लिए 318वीं रेजिमेंट ने असामान्य रूप से विविध प्रकार के विमानों का बेड़ा बनाए रखा था। दुर्लभ उभयचर BE-12 गश्ती विमान जो समुद्री टोही के लिए आदर्श थे, AN-26 और AN-12 परिवहन विमान जो महत्वपूर्ण आपूर्ति मिशनों को संभालते थे, Mi-8 हेलीकॉप्टर जो किसी भी युद्ध क्षेत्र कार्य के लिए पर्याप्त बहुप्रकारी थे, और यहाँ तक कि उन्नत MiG-29 के लड़ाकू विमान जो विमान वाहक पोत संचालन में सक्षम थे। फिर भी एक ही हफ्ते में यूक्रेन ने काशा में तैनात लगभग सभी विमानों को नष्ट कर अपनी संचालन क्षमता और क्रीमिया में पकड़ को पंगु बना दिया। यहाँ फुटहोल्ड शब्द अहम है क्योंकि काशा अकेला रूसी एयरबेस नहीं था जिसे ऐसा हुआ। काशा के साथ साथ कई अन्य महत्वपूर्ण एयरफील्ड्स को भी निशाना बनाया गया, जिससे रूस के पूरे हवाई रक्षा नेटवर्क को एक एक करके ध्वस्त कर दिया गया। हाल तक
ये जुड़े एयरफील्ड्स क्रीमिया की हवाई सुरक्षा की रीढ़ थे। इनकी सुरक्षा लंबी और मध्यम दूरी की सतह से हवा में मार करने वाली मिसाइलों के नेटवर्क से थी, जैसे कि आधुनिक S-400 ट्रायम्फ और पुराने लेकिन अब भी शक्तिशाली S-300 बैटरियां, जिनका समर्थन शॉर्ट रेंज पेंटसिर S-1 मिसाइल लॉन्चरों द्वारा किया जाता था। रूस की सबसे बड़ी ताकत, या कम से कम ऐसा माना जाता था, वह थी जबरदस्त S-400 ट्रायम्फ प्रणाली। 92 N6E ग्रेवस्टोन और 91 N6E एंगेजमेंट रडार जैसे विशाल फेज्ड एरे रडारों से लैस ये हाई पावर रडार सैकड़ों किलोमीटर दूर से हवाई लक्ष्यों का पता लगा सकते थे और हाइपरसोनिक इंटरसेप्टर्स को सटीकता से निर्देशित कर सकते थे। S-400 के अलावा S-300 मिसाइल बैटरियां भी थीं, जो 9S-15 ऑब्जोर 3 और 9S-30 दो इम्बिर रडारों का उपयोग करती थीं। ये सिस्टम दुश्मन के विमान और बैलिस्टिक मिसाइलों को 75 से 200 किलोमीटर तक निशाना बना सकते थे। बाकी कड़ियों को जोड़ने के लिए खास रडार यूनिट्स थीं। लो एल्टीट्यूड ST-66 UTS कोस्टा, 2E-23 को नर्डिनेट रडार और नेबेल M मल्टीबैंड अर्ली वार्निंग रडार, जो रूस के पूरे रक्षा नेटवर्क की आंख और कान की तरह काम करते थे, लगातार मिसाइल क्रूज को जरूरी टारगेटिंग डेटा भेजते रहते थे। यही तरीका था जैसा इसे होना चाहिए था। तटीय स्थान के कारण कासा मुख्य रूप से MR-10, M1, MIS M1 राडारों पर निर्भर था, जो पानी के ऊपर या कम ऊंचाई पर खतरों की पहचान के लिए बने थे। फिर भी ये राडार इंस्टॉलेशन यूक्रेनी ड्रोन के सामने लगातार बेबस साबित हुए हैं। यह कमजोरी चौंकाने वाली नहीं, खासकर जब यूक्रेनी फर्स्ट पर्सन व्यू ड्रोन की सफलता दर 43% है। हमले के दौरान यूक्रेन ने 12 साल तक सही मौके का धैर्यपूर्वक इंतजार किया ताकि छीना गया सब वापस ले सके। अब वे आखिरकार पहल अपने हाथ में ले रहे हैं। ये हमले जनवरी 2024 में शुरू हुए, जब एक यूक्रेनी हमले ने 3 रूसी विमानों को नष्ट कर दिया, कब्जा प्रशासन से सीधे जुड़े कर्मियों को खत्म कर दिया और एक महत्वपूर्ण रडार कमांड और समन्वय बंकर को ध्वस्त कर दिया। सिर्फ 4 महीने बाद मई 2024 में यूक्रेनी बलों ने एक और जबरदस्त झटका दिया, जब उन्होंने S-400 मिसाइल सिस्टम के लिए जरूरी 92 N6E रडार को नष्ट कर दिया और कम से कम एक S-400 मिसाइल लॉन्चर को नुकसान पहुंचाया। जून तक आगे के हमलों में 2 और S-400 लॉन्चर तबाह हो गए। एक और रडार इंस्टॉलेशन और बेलबेक में जरूरी नेबो-M अर्ली वार्निंग रडार भी तैनात है। हर हमले के साथ रूस की यूक्रेनी ड्रोन और मिसाइलों का पता लगाने और उन्हें रोकने की क्षमता कमजोर होती गई, जिससे यूक्रेनी सेनाओं को क्रीमिया के अंदर और गहराई तक हमला करने के हालात मिल गए। 2025 के मध्य तक रूसी सेनाओं ने फिर से संगठित होकर सैकड़ों मिलियन डॉलर खर्च किए ताकि क्रीमिया के बर्बाद हो चुके रडार और रक्षा नेटवर्क को फिर से बनाया जा सके। उन्हें पूरा भरोसा था कि उन्होंने एक सुरक्षित माहौल फिर से स्थापित कर लिया है, लेकिन उन्हें पता नहीं था कि यूक्रेनी उन पर नजर रखे हुए थे। अतेश पार्टी के ऑपरेटिव पहले से रूसी सीमा में सक्रिय थे और सावधानी से पकड़े जाने से बच रहे थे। इन ऑपरेटिवों ने रूसी एयरबेस में घुसपैठ की और दर्जनों बारीकी से की गई टोही मिशन अंजाम दिए, जिसमें उन्होंने हर चीज का लेआउट से लेकर सटीक निर्देशांक तक नोट्स बनाया। रूस की रक्षा प्रणालियों में पेंजर S-1 मिसाइल सिस्टम शामिल है, जो ड्रोन और कम ऊंचाई पर विमानों को गिराने के लिए बना है। एक आधुनिक और बेहद महत्वपूर्ण 48Y6 के एक पोर्टलेट रडार, जिसे खास तौर पर ऐसे कम ऊंचाई वाले खतरों का पता लगाने के लिए बनाया गया है, और एक पुराना सरल P-182 रडार, जो द्वितीयक निगरानी क्षमताएं प्रदान करता था। इन प्रणालियों में पोर्टलेट रडार खास महत्व रखता था। यह रूस की शक्तिशाली S-300 और S-400 मिसाइल बैटरियों की आंखों की तरह काम करता था। उनके मिसाइलों को यूक्रेनी ड्रोन और विमानों को रोकने के लिए मार्गदर्शन देता था। पोर्टलेट रडार के बिना ये मिसाइल प्रणालियां अंधी और अप्रभावी हो जाएंगी। अब यूक्रेनी खुफिया एजेंसी ने पोर्टलेट की सटीक स्थिति पता कर ली है। यह सिर्फ समय का सवाल था कि हमला कब होगा, और जल्दी ही वह हो गया। कुछ हफ्तों बाद यूक्रेन ने अताश ऑपरेटिव्स द्वारा चिन्हित रडारों पर हमला किया। प्राइमरी के वीडियो में ड्रोन द्वारा ST-66 UTS कोस्टा 2, E-2, 9S-15 ऑब्जर 3 और 9S-30 दो इम्बिर मिसाइल गाइडेंस रडार को नष्ट होते स्पष्ट दिखाया गया। इन एक साथ हुए हमलों ने क्रीमिया को अभूतपूर्व रडार अंधेरे में धकेल दिया, जो पहले की किसी भी कार्रवाई से कहीं ज्यादा गंभीर था। इस ऑपरेशन में यूक्रेन ने रूबाक लॉन्ग रेंज ड्रोन पेश किया, जो 500 किलोमीटर से अधिक मारक क्षमता वाला
उन्नत लूटिंग म्यूनिशन है जिससे यूक्रेनी बल पहले से ज्यादा गहराई तक प्रायद्वीप में घुस सके। फ्लाइंग विंग एयरफ्रेम, आगे प्रोपल्शन और साधारण कैटापल्ट से लॉन्च रूबाक ड्रोन यूक्रेन सेना के लिए किफायती और असरदार हथियार रहा। लगभग $15,000 प्रति यूनिट की लागत वाला यह पारंपरिक मिसाइल सिस्टम्स की तुलना में काफी सस्ता और हल्का है। शुरुआती संस्करणों में ऑनबोर्ड इमेजिंग सेंसर नहीं थे और ये सिर्फ इनर्शियल नेविगेशन व जीपीएस पर निर्भर थे, जिससे ये सिर्फ निश्चित स्थानों को सीमित सटीकता से निशाना बना सकते थे। समय के साथ यूक्रेनी इंजीनियरों ने डिजाइन में सुधार कर उन्नत गाइडेंस और इमेजिंग सेंसर जोड़े। इससे ड्रोन रूसी इलेक्ट्रॉनिक जैमिंग द्वारा जीपीएस सिग्नल बाधित होने पर भी सटीक हमला कर सकते थे। रूस के रडार नेटवर्क के कमजोर होने और यूक्रेन के नए हथियार के युद्ध में साबित हो जाने के बाद अब अगली और शायद निर्णायक आक्रामक अभियान के लिए मंच तैयार हो गया था। लेकिन पूरी तरह से आगे बढ़ने से पहले यूक्रेन को पूरी तरह से यह सुनिश्चित करना था कि रास्ता साफ है। उन्होंने एक और सावधानीपूर्वक योजनाबद्ध अभियान चलाने का फैसला किया, एक अंतिम हमला, ताकि रूसी सेना को और अधिक अंधा किया जा सके और यह सुनिश्चित किया जा सके कि आगे जो भी हो उसके रास्ते में कुछ भी न आ सके। ठीक आधी रात से पहले 22 सितंबर को स्थानीय समयानुसार लगभग 20:50 बजे यूक्रेन ने क्रीमिया में एक समन्वित बहुलक्ष्य हमला शुरू किया। यूरोमैदान प्रेस द्वारा उद्धृत एक्स्ट्रा टेलीग्राम चैनल के अनुसार यूक्रेनी ड्रोन, जो संभवतः नेपच्यून क्रूज मिसाइलों द्वारा समर्थित थे, ने एक साथ कम से कम 3 रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण स्थानों पर हमला किया। क्रीमिया के रोस्तोनिया जिले में ड्रोन ने रूस की 31वीं एयर डिफेंस डिवीजन के अहम रडार को सटीक रूप से नष्ट किया। सिम्फेरोपोल जिले के डोंस्का के पास ड्रोन विस्फोट में पैंटसिर S-1 मिसाइल डिफेंस सिस्टम को गंभीर नुकसान हुआ। आगे की मिसाइल हमलों ने बुनियादी ढांचे, सैन्य बैरकों, प्रशिक्षण सुविधा, रूसी कर्मियों के क्लब और ब्रिटेनिया के पास कैंटीन को निशाना बनाया। उरोज डोनिया रडार के नष्ट होने से रूस की निगरानी क्षमता कम हुई और ड्रोन लहरें सुरक्षित गुजर सकीं। पेंजियर सिस्टम को पहुंचाई गई क्षति ने स्थानीय वायु रक्षा क्षमताओं को और भी कम कर दिया, जिससे रूस की प्रतिक्रिया देने की क्षमता कमजोर हो गई। सहायता सुविधाओं पर हमला करने से इन प्रभावों में और वृद्धि हुई, जिससे रोजमर्रा की दिनचर्या और कमांड संरचनाएं बाधित हो गईं और समग्र संचालनिक तत्परता प्रभावी रूप से कम हो गई। उरोज डोनिया रडार नष्ट होने से रूस की निगरानी क्षमता घटी और ड्रोन हमलों के लिए अंतराल बन गए। पेंजियर सिस्टम को नुकसान से स्थानीय वायु रक्षा और कमजोर हुई, जिससे रूस की प्रतिक्रिया क्षमता घट गई। सहायता सुविधाओं पर हमला करने से इन प्रभावों में और वृद्धि हुई, जिससे रोजमर्रा की दिनचर्या और कमांड संरचनाएं बाधित हो गई और समग्र संचालनिक तत्परता प्रभावी रूप से कम हो गई। सफल ऑपरेशन के अगले ही दिन HUR विशेष बलों ने फिर से हमला किया। इस बार कामिकाजे ड्रोन सीधे काशा एयर बेस भेजे। उन्होंने न केवल एक बल्कि 2 दुर्लभ B-12 उभयचर विमान नष्ट कर दिए, साथ ही खुले में खड़े एक Mi-8 हेलीकॉप्टर को भी तबाह कर दिया। 1960 के दशक की शुरुआत में पेश B-12 चाइका सीगल एक सोवियत ट्विन टर्बोप्रॉप उभयचर विमान था, जिसे समुद्री गश्त और पनडुब्बी रोधी युद्ध के लिए बनाया गया था। यह सोवियत संघ की प्रतिक्रिया थी, जो शीत युद्ध में नाटो पनडुब्बी खतरे के जवाब में दी गई थी। B-12 का खास फायदा था कि यह पानी से उड़ान भर सकता था और वहीं उतर सकता था, जिससे रनवे की जरूरत नहीं पड़ती थी और समुद्री निगरानी आसान होती थी। ऑन बोर्ड रडार और मैग्नेटिक एनोमली डिटेक्टर से लैस B-12 पनडुब्बियों, जहाजों और क्रीमिया की ओर बढ़ते खतरों का पता लगाने में माहिर था। और भले ही इसकी इलेक्ट्रॉनिक्स कई दशक पुरानी थी, लेकिन बचे हुए कुछ एयरफ्रेम, लगभग 7 या 8, रूस की समुद्री टोही, खोज और बचाव मिशनों और सेवास्तोपोल के आसपास तटीय रक्षा कर्तव्यों के लिए बेहद महत्वपूर्ण थे। अब तक यूक्रेन के नौसैनिक ड्रोन रूसी नौसेना के लिए बेहद खतरनाक रहे हैं, ठीक इसी वजह से कि रूसी जहाजों पर लगे पारंपरिक रडार और सोनार सिस्टम इन्हें पकड़ने में मुश्किल महसूस करते हैं जब तक वे खतरनाक रूप से कुछ 100 मीटर से कम दूरी तक नहीं आ जाते। इस वजह से BE-12 अपनी उम्र के बावजूद एक महत्वपूर्ण निगरानी प्लेटफॉर्म के रूप में खास तौर पर उपयुक्त बन गया। जहां जहाज सतह की लहरों में छिपे खतरों को नहीं देख पाते थे, वहीं BE-12 का रडार कम ऊंचाई और कोणों पर भी काम करता था, जिससे ब्लाइंड स्पॉट्स कम हो जाते थे। इस विमान की सामान्य गश्ती ऊंचाई लगभग 500 मीटर या कम थी, जिससे यह महासागर की सतह को बड़े युद्धपोतों के रडार से अधिक सटीकता से स्कैन कर सकता था। इसकी धीमी क्रूजिंग स्पीड
300-500 किमी घंटा डे के कारण यह एक क्षेत्र में लंबे समय तक मंडरा सकता था। लक्षित समुद्री क्षेत्रों की बार बार तलाशी जल्दी पता लगाने की संभावना बढ़ा देती थी। फिर भी इतनी मूल्यवान और बहुप्रकारी प्रणाली होने के बावजूद रूसी बल इतने मूर्ख थे कि वे इसकी खासियत को पहचान या इस्तेमाल नहीं कर पाए। सितंबर की उस रात 2 अनमोल विमान खुले टरमैक पर थे, जिससे वे यूक्रेन के ड्रोन का आसान निशाना बने। पहला विमान, जिसे उसकी पूंछ संख्या 08 से साफ पहचाना जा सकता था, को उसके महत्वपूर्ण विंग रूट पर सीधा हमला हुआ और उसमें आग लग गई। दूसरा विमान गायब था। उसका एक प्रोपेलर पार्ट्स के लिए निकाला गया था, फिर भी वह नष्ट कर दिया गया। यूक्रेन ने सिर्फ 10 मिनट में $3 करोड़ से ज्यादा की सीधी क्षति पहुंचाई, लेकिन रूस की घटती समुद्री निगरानी क्षमता से रणनीतिक नुकसान और भी बड़ा था। रूस सिर्फ तबाही के पैमाने से ही नहीं, बल्कि अपनी ही अक्षमता और लापरवाही से भी हैरान रह गया कि उन्होंने इतने महत्वपूर्ण संसाधनों को इतना खुला छोड़ दिया था। यूक्रेन रुका नहीं और उसने रूस की प्रतिक्रिया न देने या न चाहने को पहचान लिया। सिर्फ 2 दिन बाद मुख्य इकाई ने फिर से हमला किया। 24 सितंबर को क्रीमिया के काशा और बेलबेक एयरफील्ड्स के पास निवासियों की नींद धमाकों और वायु रक्षा गोलियों की आवाज से खुली। स्थानीय टेलीग्राम चैनल क्राइमियन विंड के अनुसार रूसी वायु रक्षा इकाइयों ने सबसे पहले प्रतिक्रिया दी। बताया गया कि स्थानीय समय अनुसार लगभग 21:09 बजे उन्होंने प्रतिक्रिया दी और उसके तुरंत बाद दोनों एयरबेस के पास धमाके हुए। प्रारंभिक विश्लेषण में 2 संभावनाएं मिली। या तो यूक्रेन ने उन अस्थायी या तात्कालिक रडार इंस्टॉलेशनों को निशाना बनाया था जिन्हें रूस ने पहले हुए नुकसान की भरपाई के लिए जल्दी स्थापित किया था, या फिर ये धमाके यूक्रेनी ड्रोन के रूसी वायु रक्षा द्वारा सफलतापूर्वक रोक लिए जाने का संकेत थे। दोनों परिदृश्य फिर भी संदिग्ध लगे। अगर यूक्रेन ने सच में रडार या अहम संपत्तियों पर हमला किया होता तो हमें वैसे ही फोटो या वीडियो सबूत मिलते जैसे वह अक्सर सफलता के बाद साझा करता है। अगर रूसी रक्षा प्रणाली ने यूक्रेनी ड्रोन को निष्क्रिय किया था तो 24 घंटे बाद अगला विनाशकारी हमला असंभव होना चाहिए था। फिर भी यह हमला हुआ। पिछले कुछ दिनों में बार बार और विनाशकारी यूक्रेनी हमलों के बावजूद रूसी सेना ने एक और ऑपरेशनल गलती कर दी। उन्होंने 2 महत्वपूर्ण AN-26 परिवहन विमान को खुले में और पूरी तरह असुरक्षित टरमैक पर छोड़ दिया। जैसे पहले दुर्लभ B-12 उभयचर विमान को आसानी से नष्ट कर दिया गया था, वैसे ही इन AN-26 परिवहन विमानों का भी वही हाल हुआ। यूक्रेन के FPV ड्रोन के व्यापक इस्तेमाल ने रूस के खिलाफ युद्ध को बदल दिया है और यही यूक्रेन की मजबूती और रूस की युद्ध क्षमता में कमी की मुख्य वजह है। फिर भी इन ड्रोन द्वारा मिलने वाले स्पष्ट सामरिक लाभ के बावजूद युद्ध के मैदान में इनकी वास्तविक प्रभावशीलता में कुछ महत्वपूर्ण बारीकियां हैं जिनका मीडिया की सुर्खियों में शायद ही कभी जिक्र होता है। ड्रोन ने युद्ध की तस्वीर बदल दी जिससे रूस चौंक गया। रूस इस संघर्ष में एक ऐसी सेना के साथ उतरा था जो अब भी द्वितीय विश्व युद्ध के दौर की सोच में जकड़ी हुई थी। यह सोच भारी तोप, बख्तरबंद गाड़ियां, स्थिर रक्षा और धीमी पैदल सेना पर आधारित थी। उसकी सैन्य नीति थकावट पर आधारित थी, मानो वह झटके सह सकता है, रक्षा पंक्तियों को घुमा सकता है और रणनीतिक गहराई का लाभ उठा सकता है। रूसी जनरलों का मानना था कि वे हमलों को झेल सकते हैं, रक्षा पंक्तियों को बदल सकते हैं और गहराई व भारी ताकत पर निर्भर रह सकते हैं। लेकिन फर्स्ट पर्सन व्यू ड्रोन ने इन सभी धारणाओं को पूरी तरह तोड़ दिया, जिससे रूसी कमांडरों को जल्दी और असहज महसूस करते हुए यह एहसास हुआ कि युद्ध की प्रकृति ही बुनियादी रूप से बदल गई है। ऐतिहासिक रूप से सैन्य क्रांतियां केवल नए हथियारों के आविष्कार से नहीं आती, बल्कि इस बात से आती हैं कि ये नए हथियार सेनाओं को पूरी तरह से पुनर्गठित होने के लिए कैसे मजबूर कर देते हैं। गन पाउडर के आगमन ने मध्यकालीन युद्ध बदल दिए। शूरवीर अब अजेय न रहकर पैदल सैनिकों के आसान निशाना बन गए। फर्स्ट पर्सन व्यू ड्रोन ने सेनाओं को नई रणनीति अपनाने पर मजबूर किया है। जैसे पहले घुड़सवार हमले युद्ध में अहम थे, अब अनुशासित सैनिकों की कतारों से समन्वित गोलियों की बौछार से युद्ध लड़े जाने लगे, जिससे युद्ध के मैदान पर पहली बार सामाजिक पदानुक्रम बदलने लगे। शक्ति अभिजात वर्ग कुलीन योद्धाओं से हटकर सामूहिक रूप से प्रशिक्षित सैनिकों और राज्य द्वारा वित्त पोषित सेनाओं के पास चली गई। आज ड्रोन भी रूस की पारंपरिक सैन्य रणनीतियों को इसी तरह से बदल रहे हैं, हालांकि इनमें भी अपनी कुछ कमजोरियां हैं। व्यक्तिगत रूप से एक अकेला ड्रोन ज्यादा नुकसान नहीं कर सकता, लेकिन समन्वित झुंड में तैनाती पर यह बदलाव आता है। और ये सस्ते मशीनें करोड़ों डॉलर के रडार सिस्टम, टैंक और विमान को जलती हुई मलबे में बदल सकती हैं। ये 16वीं सदी के आग्नेयास्त्रों जैसे हैं।
प्रारंभिक आग्नेयास्त्र कुख्यात रूप से अविश्वसनीय थे। उन्हें फिर से लोड करने में समय लगता था और अकेले चलाने पर वे बहुत ही गलत निशाना लगाते थे। लंबे भाले वाले सैनिक भी दूर से हमलों से असुरक्षित थे। इन कमजोरियों को दूर करने के लिए स्पेन ने टेर्सियो नामक संरचना बनाई, जिसमें भालेधारी आग्नेयास्त्र सैनिक और सहायक पैदल सेना को एक इकाई में जोड़ा गया। भालेधारी सैनिक केंद्र में खड़े रहते थे और लंबी भालों का इस्तेमाल घुड़सवार हमलों से बचाव के लिए करते थे, जबकि आर्काबुसिया और मस्केटियर किनारों पर तैनात रहते थे और सुरक्षित दूरी से दुश्मन पर गोली चलाते थे। अतिरिक्त सहायक सैनिक दबाव वाले क्षेत्र को मजबूत करते थे। इन सभी घटकों ने मिलकर एक ऐसी संरचना बनाई जिसे तोड़ना मुश्किल था। एक तरह का चलता फिरता किला। ड्रोन कई तरह के होते हैं जिन्हें अलग अलग काम के लिए बनाया गया है। आपके पास छोटे टोही ड्रोन होते हैं जिन्हें सिर्फ खुफिया जानकारी इकट्ठा करने के लिए बनाया गया है, और डिस्पोजेबल सुसाइड ड्रोन होते हैं जिनका मकसद टारगेट पर धमाका करना होता है। समुद्र आधारित ड्रोन जहाजों या समुद्री ठिकानों पर हमले के लिए बनाए जाते हैं, जबकि बड़े ड्रोन दुश्मन की सीमा के अंदर तक जा सकते हैं। असलियत में सैकड़ों, यहाँ तक कि हजारों अलग अलग ड्रोन कॉन्फ़िगरेशन हो सकते हैं, जिनमें से हर एक का अपना खास मकसद होता है। अलग अलग तौर पर हर ड्रोन प्रकार की अपनी ताकत होती है, लेकिन इन ड्रोन का एकजुट होकर एक ताकत के रूप में बिना किसी रुकावट के इस्तेमाल ही है जिसने रूस की सैन्य रणनीति को वाकई पंगु बना दिया है। इस बड़ी उपलब्धि के बावजूद ड्रोन बिल्कुल भी परिपूर्ण हथियार नहीं है। आदर्श मौसम, स्थिर कनेक्शन और कम हस्तक्षेप में यूक्रेनी ड्रोन ऑपरेटर 40-45% सफलता दर बताते हैं। तकनीकी खराबी, खराब मौसम, इलेक्ट्रॉनिक हस्तक्षेप और अधूरी मिशनों को देखते हुए सफलता दर सिर्फ 20-30% रह जाती है। सीधा निशाना भी सफलता की गारंटी नहीं है। लगभग 10 में से एक ड्रोन हमला सिर्फ इसलिए असफल हो जाता है क्योंकि विस्फोटक सामग्री अपने इरादे के अनुसार फटती नहीं है। ड्रोन की प्रभावशीलता उसके ऑपरेटरों के कौशल और अनुभव पर निर्भर करती है। मानक ड्रोन ऑपरेटर कोर्स करीब 5 हफ्ते का होता है, पर असली दक्षता लंबे युद्ध क्षेत्र अनुभव से मिलती है। इन ड्रोन को तंग जगहों, बिजली की तारों या घने पेड़ों के नीचे से उड़ाना और मुश्किल चालें चलना तब भी जरूरी है जब हालात बिल्कुल सही हों। अब इसमें अंधेरा, खराब मौसम और दुश्मन की जामिंग हो तो चुनौती और बढ़ जाती है। इन सीमाओं को देखते हुए रूस की सेना का संघर्ष दिखाता है कि उसकी पंक्तियों में अयोग्यता कितनी गहराई तक है। यूक्रेन ड्रोन का इस्तेमाल सिर्फ इसलिए करता है क्योंकि वे बहुत सस्ते हैं। हर ड्रोन मिशन की लागत सैकड़ों से हजारों डॉलर तक होती है, जिससे वे किफायती और आसानी से बदले जा सकते हैं। हालांकि करीब 1/4 ड्रोन तकनीकी समस्याओं के कारण उड़ान से पहले फेल हो जाते हैं, लेकिन उनकी कम लागत यह नुकसान स्वीकार्य बनाती है। रणनीतिक रूप से FPV ड्रोन पारंपरिक तोपखाने या मोर्टार से अधिक लचीले होते हैं। यूक्रेनी ड्रोन हमले 10-15 मिनट में हो सकते हैं, जबकि तोपखाने को सेटअप और पोजीशन बदलने में अधिक समय लगता है। इनकी किफायती कीमत के कारण कई बार लगातार हमले किए जा सकते हैं, जिन्हें डबल टैप कहा जाता है, ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि लक्ष्य पूरी तरह से नष्ट हो गया है। तोपखाने की यूनिट्स को जल्दी नई मिशनों पर भेजा जा सकता है और उनमें आक्रामकता बनी रहती है। साथ ही इसका मनोवैज्ञानिक प्रभाव भी है। यहाँ तक कि असफल ड्रोन हमले भी रूसी सैनिकों को लगातार चिंता और रक्षात्मक मुद्रा में रहने के लिए मजबूर कर देते हैं, जिससे उनका मनोबल और प्रभावशीलता कम हो जाती है। ड्रोन से लगातार बने रहने वाले खतरे के कारण रूसी यूनिट्स को बिखरना पड़ता है, जिससे लॉजिस्टिक्स, संचार और कमांड संरचनाएं काफी जटिल हो जाती हैं। अचानक और सटीक हमलों का लगातार डर रूसी सैनिकों में वहम और लगातार तनाव पैदा करता है, जिससे उनकी युद्ध क्षमता और भी कम हो जाती है। यूक्रेन द्वारा इन ड्रोन का नवोन्मेषी इस्तेमाल जबरदस्त सूझबूझ दिखाता है, जो साफ तौर पर बताता है कि भविष्य के युद्ध केवल पारंपरिक हथियारों से नहीं, बल्कि तकनीक और रणनीति में माहिर लोगों द्वारा जीते जाएंगे।